हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू। यूरोपियन यूनियन जो है देख लेते हैं। 1 जनवरी 1958 में जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की फॉर्म में जो है पहले इसका नाम था। और कंट्रीज़ आपको मैंने बता ही दिए हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और बहुत से मेंबर कंट्रीज़ ने जो है इसको अलग अलग टाइम पीरियड्स में 90s में जो है कुछ पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ ने, और उसके 2004 में जो है और मेंबर कंट्रीज़ ने जो है वो ज्वाइन किया। और इस तरीके से वर्ल्ड का एक तरह से लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेडिंग रीजन जो है वो EU बन गया। इसके अगर हम देखें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना है, फ्री फ्लो ऑफ कमोडिटीज़ एंड पीपल बढ़ाना है, और अपनी सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोशल इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करनी है, और एक रीजन की तरह भी बिहेव करना है। सो नंबर 1 इज़ द एबॉलिशन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ क्वांटिटेटिव एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ट्रेड को लेके जितने भी टैरिफ, नॉन टैरिफ या मात्रात्मक और दूसरी नियंत्रण है, प्रतिबंध, उन्हें ख़त्म करना है। एबॉलिशन ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन, सर्विसेज एंड कैपिटल बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। पूंजी पर, सेवाओं पर, वस्तुओं पर, जो सर्विसेज पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें ख़त्म करना, ताकि फ्री फ्लो, उनका फ्री मूवमेंट बढ़ सके। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन कस्टम टैरिफ, एक कॉमन टैरिफ एरिया बनाना जिसको हम कहते हैं, वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। एंड ऑफ अ कॉमन कमर्शियल पॉलिसी, और व्यापारिक नीति भी सारी EU की एक होगी, और कस्टम टैरिफ भी एक होगा, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन दूसरे कंट्रीज़ के साथ, EU से बाहर के कंट्रीज़ के साथ जब ट्रेड करेगा तो सभी कंट्रीज़ का एक कॉमन टैरिफ पॉलिसी होगी। Establishment of a common farm policy, adoption of a common policy in sphere of transport, commercial policy, farm policy, tariff policy कुछ common हो जाएंगे। even monetary policies भी EU की common होगी। the establishment of a system ensuring that competition shall not be distorted in the common market, लेकिन उसका मतलब एकाधिकार हो जाना नहीं है, competition की भावना को बनाए रखना है। the application of the procedures for ensuring the coordination of economic policies of the member states and for remedying their balance of payment disequilibria। ठीक है, तो इस तरीके से सारे प्रोसीजर को अप्लाई करना है कि उनकी आर्थिक नीतियों में तालमेल, समन्वय बना रहे, और साथ ही जो मेंबर कंट्रीज है उनका भुगतान संतुलन के असंतुलन को भी दूर करना है। नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ अ यूरोपियन सोशल फंड। एक यूरोपियन सोशल फंड बनाया जाए जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे इश्यूज जो सोशल इश्यूज हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसको सॉल्व किया जाए। 9 इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, के एक यूरोपियन निवेश बैंक की स्थापना की जाए जिससे कि आपके रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो। एंड लास्ट नंबर 10 इज द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द मेंबर स्टेट्स टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द कॉमन मार्केट। तो कानून बनाना भी है, लेजिस्लेशंस बनाना भी है, ठीक है, और उस तरीके से ताकि सब एक तालमेल से काम जो है वो कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन आपको मैंने बताया ही है, अब थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हो। एग्जीक्यूटिव कमीशन है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, पार्लियामेंट हो गई, तो काउंसिल हो गई, पार्लियामेंट हो गई और कमीशन हो गया। इस तरीके से ये काम करते हैं। ये डिटेल में आपको मैंने नोट्स भेजे हैं, आप उससे रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका, इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी है, मॉनेटरी कमेटी है। मॉनेटरी कमेटी का पर्पस जो है वो एक सेंट्रल बैंक, जैसे अब यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल बैंक है, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को काम करना और बनाना, मॉनेटरी इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑपरेशनल हुआ, और बहुत सी कंट्रीज़ ने ऑफ कोर्स 100% जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो सभी कंट्रीज़ ने नहीं करे। जैसे कि ब्रिटेन ने जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ सोशल पॉलिसी को डिक्लाइन कर दिया। अब देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ
EU, EU की जो है, क्योंकि एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है और EU की जो करेंसी यूरो बनी है वो सेकंड लार्जेस्ट और एक्सेप्टेबल करेंसी है, तो डेफिनेटली जो EU एज अ ट्रेडिंग ब्लॉक एक कंट्री की तरह बिहेव करेगा दूसरे वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के साथ। जैसे इंडिया के साथ EU का ट्रेड होगा तो सभी कंट्रीज़ की कॉमन ट्रेडिंग पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी या करेंसी रहेगी, ठीक है। तो एक कॉमन प्राइस, और विद इन यूरोपियन यूनियन कॉमन प्राइस पॉलिसी फार्म प्रोडक्ट्स के लिए होगी, रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होंगी और मेंबर्स को जो है वो उनका ट्रेड बढ़ेगा, तो फ़ायदा होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स हैं EU की। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, okay, after the formation of this organization there has been a substantial rise in exports and imports, आयात निर्यात बढ़े हैं वर्ल्ड के साथ भी और विद इन द EU भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली BOP की प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक सॉल्व होगी। ये डाटा आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। देन ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट्स, आप व्यापार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और साथ ही डाइवर्ट कर सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स भी जनरेट होंगे। मैनी स्टडीज़ कंडक्टेड बाय क्रिनिन 1974 एंड एल अग्रा 1980 showed that trade creation due to European Union EC was $8.4 billion by 1969। थोड़ा पुराना डाटा है ये, और 1973 में भी जब ब्रिटेन आ गया था तो ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट ड्यू टू EC became more significant in agriculture। तो ट्रेड डाइवर्ट भी होगा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, और मीन्स डायरेक्शन ऑफ चेंज ट्रेड जो है वो चेंज हुई है। देन कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एक जैसी समरूप नीति जो है वो एक ही पॉलिसी आप कहें बनाई। द ट्रीटी ऑफ रोम हैड स्ट्रेस्ड अपॉन एवोल्यूशन ऑफ कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी फॉर द दिस ट्रेडिंग ब्लॉक। और इस तरीके से जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने अलग अलग पॉलिसीज़ की बजाय, क्योंकि एक ही पॉलिसी होगी तो फार्म प्राइसेस, फार्म प्रोडक्ट्स, जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो उसके में कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। द सपोर्ट प्राइसेस आर नॉट फिक्स बाय द काउंसिल इन यूनिट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में, EU के डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ में सपोर्ट प्राइसेस क्या होंगे वो EU डिसाइड करेगा। देयर इज़ अ ग्रीन रेट एट विच सपोर्ट प्राइसेस आर कन्वर्टेड इनटू नेशनल प्राइसेस। तो एक उन्होंने कॉमन दे दिया ग्रीन रेट सपोर्ट प्राइस का, और फिर अपनी अपनी नेशनल करेंसीज के बेसिस पे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ट्रेड बैरियर जो है वो नहीं रहा है मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देन लॉजिस्टिक्स है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इंपोर्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का नॉन मेंबर कंट्री से अगर आपने करना है तो उस पर जो है ऑफ कोर्स लेवी यानी कि टैरिफ जो है वो रहेंगे। तो विद इन आपका EU जो है वो ट्रेडिंग इंक्रीज़ हुआ है, और अपने देश मीन्स EU मेंबर को अपने EU में बेचने के लिए, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स नहीं है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो लो प्राइस पर प्रोडक्ट को इधर से उधर दूसरी कंट्री में बेचा जा सकता है। लेकिन आउटसाइड EU यानी कि नॉन EU मेंबर कंट्रीज़ के साथ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो रहेंगे। तो होता क्या है बेसिकली कि जो नॉन EU मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ से